हाय गाइस, कैसे हैं। आइए आपके नियमित वीडियो का एक अगला पड़ाव हम पार करने जा रहे हैं। इस पड़ाव में आप देखेंगे साइंस 1 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ गिने चुने प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़रूरी हो सकते हैं और उसको पढ़ना भी आसान है, समझना भी आसान है, याद करना भी आसान है। तो आइए दिखाते हैं बिना विलंब किए कौन कौन क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन मैं पहले पढ़ूंगा, उसको आप समझाऊंगा, लेकिन डायरेक्टली उसका आंसर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और उन सब प्रश्नों के आंसर क्वेश्चन के लास्ट में दिए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर हम आपको 4 या 5 सेट देने वाले हैं और कुल मिलाकर के होंगे लगभग नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपके पूरे टेक्स्ट बुक से हैं, पूरे टेक्स्ट बुक से हैं। उसमें से आप समझ करके याद कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना विलंब किए हुए देखते हैं क्या है प्रश्न। विज्ञान 1-2 के कुछ चुने हुए प्रश्न। सेट नंबर 1, पहला प्रश्न आप देखिए। जब पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की आपस में अभिक्रिया बनती होती है, उसमें एक अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। अवक्षेप आप जानते होंगे। उस अवक्षेप का नाम क्या है, उसका रंग क्या है। इसके लिए अपने आप टेक्स्ट बुक में जा कर के इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं। और हाँ, अच्छा होगा आपके लिए आप ये टेक्स्ट बुक इस क्वेश्चन को पढ़ते समय अपने साथ में रखें, बीच बीच में उसके प्रश्नों को देखते रहें, वो समीकरण देखते रहें, तब जाकर आप आंसर जाएंगे। ये श्योर एंड सर्टेन आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, ये है सिल्वर ब्रोमाइड का जो अवक्षेप होता है वह किस रंग का होता है। सिल्वर ब्रोमाइड की अवक्षेप का रंग क्या होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर आयोडाइड की अवक्षेप का रंग कैसा होता है। ध्यान देना, ये अवक्षेप के रंगों के मैं प्रश्न बता रहा हूँ। इन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा एग्जाम में। अगर आप इसको देख लेंगे तो फिर तो क्या बात है, बल्ले बल्ले हो ही जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 4, हैलोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। आप हैलोजन जानते होंगे, जो 17वां समूह है हैलोजन के नाम से जाना जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन उसके एलिमेंट हैं। उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी समूह में अधातु का गुणधर्म होता जाता है। जरा कुछ समझ लीजिए। जब आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ आवर्त सारणी का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जब हम समूहों में चलेंगे, समूहों में कब चलेंगे, ऊपर से नीचे। अब यहाँ ऊपर से नीचे वर्ड दिया नहीं गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप समूहों में चलेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे, और जब आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं जाएंगे। इसका मतलब प्रश्न हो सकता है ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुणधर्म होता जाता है। अब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, ऐसा कुछ आंसर इसका हो सकता है। आप देखेंगे आंसर में इसके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं। सामान्य तापमान पर, ये सामान्य तापमान पर डैश धातु द्रव रूप में होती हैं। बीच में यहाँ पर डैश है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये डैश धातु, यहाँ पर किस धातु का नाम आएगा, वो द्रव रूप में होती है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया जब होती है, मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू MnO2 बनता है। ये कौन सी प्रकार की क्रिया है। अब ध्यान देना जरा, आप यहाँ पर विशेष ध्यान देना। जब आपने रासायनिक अपक्रिया का प्रकार पढ़ा था, उसमें देखा था संयोग अपक्रिया, विच्छेद अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, युग्म विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 का ही नाम लिखना है आपका। बाकी जो है ऊष्माग्राही, ऊष्माउन्मोची, ऑक्सीकरण, अवकरण, ये अपक्रियाओं के उप प्रकार हैं। जब ये नाम लेकर पूछा जाए
ये ऑक्सीकरण है कि अवकरण है, तभी आप उसमें जाना, नहीं तो इन चारों के नाम में ही आप रुक करके इसका आंसर देना। कौन चार है? संयोग अभिक्रिया मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन, विच्छेदन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट एंड युगल विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट्स। इन चारों में ही नाम बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ते की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने पर, जो जस्ता जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है Zn प्लस H2SO4 आगे क्या क्या बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया है आपको यहाँ बताना होगा। ध्यान देना, ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं। मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण के पश्चात कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? अब मैग्नीशियम से ऑक्सीकरण जब होता है, मतलब जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा वही प्रश्न है, वही समीकरण है, प्रश्न बदल गया है, आप इसको ध्यान देगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आएंगे कितने? 10 में। लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर डैश रंग का डैश पदार्थ बनता है, माने कौन सा पदार्थ बनता है और उसका रंग क्या होता है, आपको ये बताना है, 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11, हैलोजन समूह का रेडियो सक्रिय तत्व डैश है, माने हैलोजन समूह जो है ना, उसमें कोई तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय का मतलब होता है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक भारी होने के कारण उनके नाभिक का स्वतः ही विखंडन होता रहता है, और विखंडन होने के पश्चात उनमें से 3 प्रकार की रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, उनका नाम अल्फा बीटा गामा। वो किरणें कौन सी हैं आपको उसमें बताना होगा। तो ठीक है, आपका पहला सेट ये कंप्लीट हुआ। अब पहले सेट का पूरा आंसर आपका यहाँ दिया गया है क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आए हैं क्वेश्चन सेट नंबर 2 में। अब सेट नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया डैश अभिक्रिया है, यहाँ पर डैश कौन सी अभिक्रिया है? अब कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, अब आगे क्या बनता है इसके आधार पे आप बुक में जाकर के समीकरण देखिए। ध्यान देना, अगर समीकरण मैं यहाँ बता देता हूँ शायद आप आसानी से टाल जाएंगे। अगर आप जाकर के टेक्स्ट बुक में देखते हैं, अपनी किताब में जाके देखते हैं, तो आपको अभी यही कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फेरस सल्फेट का रंग ये होता है डैश होता है, कैसा होता है? हरा नीला कुछ रंग होगा, आप देख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा? 3, ऊष्मा देने पर फेरस सल्फेट का रंग डैश तथा डैश हो जाता है, मान यहाँ 2 रंग होते हैं ना, एक यहाँ आप बताने होंगे। 4, कॉपर सल्फेट का रंग डैश होता है, कौन सा रंग होता है? ध्यान दें, रंगों पर आधारित प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आंसर देख कर आप कंफर्म कर सकते हैं। 5वां, कॉपर सल्फेट क्रिया करने के पहले लोहे की कील का रंग ऐसा होता है, माने जब कॉपर सल्फेट की क्रिया लोहे की कील से होती है तो लोहे की कील का रंग बदल करके तांबई हो जाता है, लेकिन जब क्रिया नहीं हुई थी उस समय कील का रंग कैसा था, आपको यहाँ पर भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिक्रिया के पश्चात लोहे की कील का रंग ये हो जाता है, माने अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 5 और 6 जुड़े हुए हैं। 5 में ये पूछा है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया होने के पूर्व लोहे की कील का रंग कैसा था? व्हाट वाज द कलर ऑफ आयरन नेल बिफोर रिएक्शन विद द कॉपर सल्फेट? क्वेश्चन नंबर 6, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन नेल आफ्टर द रिएक्शन विद द कॉपर सल्फेट? ठीक है, अब ये दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं, आप इसको देख करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आइए हम देखते हैं 6 हो गया, 7वें में क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ध्यान देना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया डैश प्रकार की अभिक्रिया है, आप बता सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त तथा डैश समूह है, माने इतने आवर्त इतने समूह 7 और 18 हैं। अब 7 क्या है 18 क्या है, आप आंसर में जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? अब ध्यान दीजिए, आपके एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपने पढ़ा है, धातु के निष्कर्षण, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं बता देता हूँ अगर चाहें तो, बॉक्साइट है। और लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर
यहाँ पर आपके लोहे के अयस्क का भी नाम पूछा जाता है, उसका नाम होता है हेमेटाइट। क्वेश्चन यहाँ अगर नहीं दिया गया है ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम डैश आवर्त का तत्व है। एल्युमिनियम कौन से आवर्त का तत्व है ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपका ये अब आवर्त कैसे निकालते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, जितनी कक्षाएं बनेगी वह आवर्त का संख्या होगा। आपका हो गया ये प्रश्न सेट नंबर 2। अब ये आंसर आपके दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन सेट नंबर 3 में हम देखते हैं। सेट नंबर 3 में है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज की, याद है नहीं याद है? ओके, जाओ किताब खोलो, देखो, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा की तीव्रता डैश में नापी जाती है। तीव्रता किस यूनिट में, किस इकाई में नापी जाती है, आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, संगलक तार जो फ्यूज वायर होता है विद्युत धारा के प्रभाव को दिखाता है। कौन सा प्रभाव दिखाता है? एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, चालक प्रभाव होता है, कौन सा प्रभाव होता है वो आपको देखना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व डैश के द्वारा पता चलता है, और कौन चीज़ है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट या अस्तित्व या प्रेजेंस उपस्थिति हमको पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन डैश उपकरण के द्वारा किया जाता है। एक उपकरण है, आपको याद होगा, जिसमें नीचे एक तापमापी है, ऊपर एक तापमापी है, बीच में एक खाली बर्तन है, उसमें आइस और नमक भरा हुआ है। अब नाम क्या है सोचते रहिए, आगे आपको ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज देखेंगे। एक किग्रा द्रव्यमान के पानी का तापमान 14.5 से 15.5 करने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊष्मा कैलोरी में होती है। अब यहाँ 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी हो सकता है, जरा आप देखकर कंफर्म कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ से पानी बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है या परित्याग होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है, निकलती है, रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊष्मा का स्थानांतरण डैश विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि होती है? ढेर सारी विधियां हैं, संवहन है, विकिरण है, प्रचलन है, वो कौन सी विधि है आप आंसर में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, जूल, अर्ग, कैलोरी, न्यूटन, इसमें असंगत कौन सा है? जूल, अर्ग, कैलोरी और न्यूटन, इसमें असंगत कौन सा है आप कंफर्म कर लीजिए। इसमें 3 यूनिट ऐसे हैं जो कि एक ही चीज़ों में यूज किया जाता है तापमान में, एक अलग होता है। अलग कौन सा आप देख सकते हैं। होप के उपकरण में T1 तथा T2 के नाम क्या हैं? T1 T2 है क्या? आप इसका आंसर समझिए, तापमापी हैं। T1 T2 क्या है? तापमापी हैं। ये इससे ताप का मापन किया जाता है। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आपके हो गए सेट नंबर 3 से। अब ये आंसर आपके दिए गए हैं, पूरा यहाँ पर ये आकृति दी गई है। देखो ये T1 T2 है ना, टेम्परेचर नापने के लिए तापमापी है, थर्मामीटर। अब फिर ये आंसर देखने के बाद आप आ जाइए सेट नंबर 4 में। अब सेट नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि पानी का तापमान 4 अंश से 10 अंश तक बढ़ाया जाए तो क्या होता है? आप यहाँ पर देख कर करेंगे। आप ऑप्शन है यहाँ पर, आयतन कम होगा, घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, घनत्व कम होगा, या आयतन घनत्व दोनों कम होंगे, आयतन घनत्व दोनों ज़्यादा होंगे। देखो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर आयतन बढ़ता है वहाँ घनत्व घटता है, और जब आयतन घटता है घनत्व बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर दोनों कम दोनों अधिक नहीं होगा। अब इन दो में आपको डिसाइड करना है कौन से हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी घनत्व होता है सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये आपको देख कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, पानी का घनत्व डैश तापमान पर सबसे अधिक होता है। अब तापमान जाके नोट कीजिए और बताइए। चौथा, यदि आपाती किरण सरल रेखा में गमन करे तो आपतन कोण का मान कितना होता है? अब ध्यान देना, आपतन कोण जो होता है ना, वह अविलंब, नॉर्म और कोण के बीच में, आपाती किरण के बीच नापा जाता है। जब किरण एकदम लंबवत होगी, मतलब ऐसी रेखा है आपकी ये ऐसे, जब किरण लंबवत होगी तो लंबवत अभिलंब भी है, लंबवत किरण भी है, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा आप जानते होंगे? नहीं पता चल रहा है तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, आप यहाँ उल्टा बोला, उल्टा करो। प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से जाते समय उसके संचरण की दिशा में बदल होता है, परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को क्या होता आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रकाश की किरणों के एक दिशा से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर तिरछे मार्ग से ये दिशा बदल जाती है ना, के कारण, जाने पर के कारण। यहाँ पर देखिए, यहाँ कारण आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, कौन सा कारण है आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डैश रंग वाले प्रकाश का अधिक विचलन होता है, वह कौन सी किरण है जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है? 7 रंग हैं, वे वियोर से आप पता कर लेना वर्णक्रम से। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रंग वाले प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम किसका होता आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तारे डैश के कारण टिमटिमाते हैं, यहाँ पर कौन सी चीज़ है, कौन सी क्रिया है, कौन सी घटना है जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये आपका आंसर दिया गया है, ठीक है ना। अब आइए सेट नंबर 5, ये आपका लास्ट सेट है, ध्यान देना इस पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये O है, बीच में डबल, ये बॉन्ड डबल ऐसे रहेगा, और COS समूह को क्या कहते हैं, नाम आप बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दोहरे और तिहरे बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं, अब वो आप नाम याद होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, संतृप्त अथवा असंतृप्त, आप कंफर्म करिए। चलिए अगला है, आयोडीन परीक्षण की कसौटी, तीसरा, डैश की अभिक्रिया के कारण वनस्पति तेल का घी में रूपांतरण होता है, कौन सी अभिक्रिया, माने अभिक्रिया का प्रकार बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे चौथा, आयोडीन परीक्षण की कसौटी वनस्पति तेल के अणुओं की डैश की उपस्थिति को दर्शाता है, आपको यहाँ पर ही देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, 5 में आप बताया गया क्या है, यहाँ पर आप लेंस के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब सदैव डैश होते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा, आभासी होते हैं, वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, आपको यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, डैश की सहायता से आपाती प्रकाश किरणें अभिसृत की जाती हैं, माने कन्वर्ज की जाती हैं, इकट्ठी होती हैं, एक बिंदु पर आगे जुड़ती हैं, कौन सा लेंस है। 8वां, डैश के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ डैश है 8 के बाद में, डैश के मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात डैश से होकर गुजरती है, मतलब ये के नहीं है, यहाँ पर उठो काट दिया ना। मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली किरणें प्रकाश अपवर्तन के पश्चात इससे होकर जाती हैं, कौन जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोकस बिंदु बोलते हैं ना, फोकल पॉइंट। आप देखिएगा उसको आंसर कंफर्म करिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, किसी उत्तल लेंस द्वारा डैश प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है, कैसा प्रतिबिंब संभव नहीं है, बड़ा, छोटा, वास्तविक, काल्पनिक ना, ये आप आंसर में देखें। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस के शक्ति की इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की इकाई यहाँ पर क्या है, वो आप इकाई यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये तो सब हो गए एक नंबर क्वेश्चन। अब आइए सेट नंबर अगले में चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए हैं, बाकी आंसर आपको किताब से खोज करके पढ़ना होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, आप भी प्रश्न कई बार पढ़े होंगे। इसका उत्तर है, सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो पानी या हवा के संपर्क में आते ही अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और विस्फोट होने का भी खतरा बना रहता है, और हवा में उपस्थित नमी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसलिए ऐसे खतरे को टालने के लिए सोडियम का हवा अथवा पानी संपर्क खत्म करने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
लघु परिवर्तन का निर्माण कैसे होता है और इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि बैटरी के धन और ऋण से का प्रावस्था तार से उदासीन तार से जब संपर्क हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो लघु परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसका मान नगण्य हो जाता है, न के बराबर हो जाता है, और प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा बढ़ जाती है, आग लग जाती है, विद्युत उपकरण नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ढेर सारी बातें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, बोरान का 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना है। अगला है सोडियम 11 है, क्लोरीन 17 है, इसमें कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्रियात्मक समूह से क्या समझते हो, परिभाषा लिखो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा लिखनी है। द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना, 3 पॉइंट लिखना है आपको। संयोग तथा अपघटन की अपक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है, आप समझ लो जो प्रश्न आपने पीछे पढ़ा था उसका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। ओके, आगे देखिए। उत्तल लेंस के 4 उपयोग लिखना है आपको। यहाँ पर कहाँ कहाँ उपयोग होता है। कृत्रिम उपग्रह के कक्षा की आकृति बनाओ। अब आप ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आकृति का। 3 कक्षाएं आपको बताई गई हैं। अब ये आपका है पृथ्वी है, ठीक है ना, इसके सबसे पास का निकटस्थ नज़दीकी होता है। इसके बाद ये होता है दूर वाला, सेकंड स्तर होता है। नज़दीक का इसकी जो हाइट होती है वो 2000 किलोमीटर होती है, और ये वाला 2000 से इसकी जो त्रिज्या होती है, दूरी होती है 2000 से 35,780 किमी होती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा है इसका होता है 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है मुक्त पतन और पलायन वेग की परिभाषा आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का एक उदाहरण लिखना है, 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 किग्रा पानी के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, आपको एक कैलकुलेशन करना है। मृग मरीचिका से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देना है आपको। मैरिज फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्यों, आप प्रश्न लिख सकते हैं। 15, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन है ये। ऐसे 4 उपकरणों के नाम लिखो जो विद्युत मोटर का उपयोग होता है। 4 ऐसे उपकरण जहां पर विद्युत मोटर का उपयोग होता है। मीथेन और इथेन को बिंदु आप समझ रहे हैं ना, संरचना सूत्र बताया गया है ऐसे, ठीक ना। गुप्त ऊष्मा उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। भूस्थिर उपग्रह पर टिप्पणी लिखो। भूस्थिर उपग्रह पर टिप्पणी आपको इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, जो आपका मिशन स्केप मिशन है, अंतरिक्ष अभियान है, उस वीडियो में ही देख सकते हैं। सजातीय श्रेणी की परिभाषा और लक्षण लिखना है। न्यूलैंड का स्टैक नियम क्या है, आप बताना है। डैश के मान में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट करो। डैश यहाँ पर देखो बता रहा हूँ, जी है, याद रखना ज़रा, यहाँ लिखा निकल गया है, ये क्या है। 22वां क्वेश्चन देखना, जी स्मॉल जी में के मान में परिवर्तन कैसे होता है। समूह और आवर्त में परमाणु त्रिज्या परिवर्तन कैसे होता है, मतलब जब समूह में जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और जब बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मैंने आवर्त में जाएंगे तो क्या असर पड़ता है, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है तारे रात में टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं, आप इसको अंतर लिख सकते हैं। चलिए, जो बड़े ग्रह होते हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। तो ये आपके 25 प्रश्न हो गए इसमें। अब आते देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है पानी के असंगत व्यवहार का उदाहरण सहित स्पष्ट करो। पानी के असंगत व्यवहार की परिभाषा लिखनी है। होप के उपकरण का उपयोग करके बताना है, और इसमें जो ग्राफ बना हुआ है टाइम और तापमान पर वो दिखाना है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण पर टिप्पणी, अब ध्यान देना, ये प्रश्न मैं आपको लिखा हूँ, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आएंगे, ठीक है। अब एल्युमिनियम निष्कर्षण है तो पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम को निष्कर्षण, एल्युमिनियम के इसका अयस्क का नाम क्या है, सूत्र क्या है, उसका हम सांद्रीकरण कैसे करते हैं, कौन से विलयन लेते हैं, कौन से उपकरण लेते हैं, तापमान कितना रखते हैं, ये सारी बात दिखानी होगी। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष और को कैसे दूर किया गया, मैं दोष लिखना है
और उसको दूर कैसे किया बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? यहाँ घटक है। यहाँ थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसके लाभ और सीमाएं लिखना है। विद्युत मोटर की रचना, क्रमकरण सिद्धांत बताना है। चुंबकीय पृथक्करण की सचित्र विधि, चुंबकीय पृथक्करण आपको याद होगा, उसमें करना है। अब देखिए नीचे आकृति आपको बताना है। निम्नलिखित आकृति पर टिप्पणी, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? यह आप चित्र देखकर किताब पढ़ लीजिए। इसमें छोटे छोटे एक एक वाक्य के प्रश्न बनेंगे, आप उसका आंसर लिख करके आपको नंबर लेना है। अब ये है आपके फिगर है, ये कौन सी आकृति है? किताब में जाइए, लास्ट लेसन में जाइए। और ये कौन सा है? दूरदर्शी किसका उपयोग कैसे होता है? कौन से सिद्धांत पर ये काम करता है? छोटे छोटे प्रश्नों को देख करके आप इसको कंफर्म करके ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में PSLV की रचना, यह एक रॉकेट लॉन्चर है, इसकी रचना कैसे की गई है? इसमें कौन कौन से घटक हैं? कौन से खंड में कौन प्रकार के ईंधन डाले गए हैं? ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ये देख करके आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको ढेर सारे प्रश्न इसमें आ जाएंगे। इसी के साथ में मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए। और कोई और डिमांड है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आंसर समझ में नहीं आया है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। उस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत ही उसी कमेंट बॉक्स में, अगर देने लायक हैं कमेंट बॉक्स में दे जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो बना करके इसके प्रश्नों का उत्तर में आपकी शंका का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।